हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपायन है और आज मैं एक काफ़ी पुराने केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक टाइम में काफ़ी पॉपुलर थी। इस केस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस में 500 से अधिक सस्पेक्ट पाए गए थे, लेकिन इस केस को आज तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि ये केस यूएसए में हुआ था और काफ़ी पॉपुलर था। तो विद टाइम इस केस से रिलेटेड काफ़ी सारे मूवीज़ भी बने थे और इस केस के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बुक्स भी लिखे गए थे थ्रू आउट द टाइम। ये केस लगभग आज से 76 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने भी ये केस को सॉल्व नहीं कर पाया। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस इन द यूएस हिस्ट्री, द फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक डालिया मर्डर केस। एनीवेज, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट आई एम रियली थैंकफुल आपके सपोर्ट के लिए। आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का रिस्पांस मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही और सारे वीडियोस बनाते रहूं और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट इस प्लेटफॉर्म में लाते रहूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको ओपिनियन देना हो तो आप दे सकते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। विद दैट से लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Elizabeth Shorts, also known as Patty Shorts, was born on 29 July 1924 in Hyde Park, मैसाचुसेट्स, यूएसए। वो अपनी 5 बहनों में से तीसरी बहन थी और 1927 एलिजाबेथ और उसकी फैमिली हाइड पार्क से मेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स शिफ्ट होती है। एलिजाबेथ की मॉम फीबी एक हाउसवाइफ थी एंड उसके फादर क्लियो मिनिएचर गोल्फ कोर्स बनाता था। इनिशियली फैमिली का सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अंटिल द ईयर 1929 यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। यूएसए के सारे स्टॉक्स क्रैश कर गए थे, जिसमें एलिजाबेथ के डैड क्लियो का उस स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया था, जिसके लिए द फैमिली हैड टू फेस डे टू डे फाइनेंशियल इश्यूज। शॉर्ट्स फैमिली इस फाइनेंशियल इश्यूज से तो डील कर ही रहे थे, बट तभी और 1930 एलिजाबेथ के डैड एक दिन वापस काम से घर नहीं लौटते हैं। फीबी को काफी टेंशन होता है इस बात को लेके, तो फीबी वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को रिपोर्ट करती हैं कि उसके हस्बैंड क्लियो घर नहीं लौटे। रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद ही एलिजाबेथ के डैड का कार कोई वहाँ के चार्ल्स टाउन ब्रिज के सामने अबंडन मिली। सो उस टाइम यह अनुमान लगाया गया था कि शायद क्लियो ये फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से परेशान होके उस ब्रिज से अपना जान दे दिया, बट क्लियो की लाश कभी नहीं मिली। आफ्टर द डेथ ऑफ क्लियो अभी एलिजाबेथ के फैमिली को कोई संभालने वाला नहीं था फाइनेंशियली, तो मजबूरी में आके फीबी को बाहर जाके जॉब करना पड़ा टू सपोर्ट हर फैमिली फाइनेंशियली। एंड क्योंकि उस टाइम यूएस में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डाउन था और लोगों के पास एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, तो फीबी अभी घर में बैठ के क्लियो का इंतज़ार नहीं कर पाती। सो शी डिसाइडेड टू वर्क फॉर हर फैमिली। सो लेटर ऑन शी गॉट ए जॉब एज ए बुक मेकर एंड जिंदगी भर वो यही जॉब करती रही। इन हर अर्ली ईयर्स एलिजाबेथ एक काफ़ी सुंदर वेल मैनर्ड बच्ची थी, इवन दो शी हैड टू फेस सो मच इन हर अर्ली ईयर्स। वो एक आउटगोइंग लड़की थी एंड एवरीवन लाइक्ड हर, बट क्योंकि उसने बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगल देखी थी इमोशनली एंड फिजिकली, शी वांटेड ए बेटर लाइफ फॉर हर एंड हर फैमिली। और 1942 फीबी को एक लेटर मिलती है जहां उसे पता चलता है कि क्लियो अभी भी जिंदा है एंड ही जस्ट फेक्ड हिज डेथ टू रन अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड ये लेटर क्लियो ने खुद लिखा था और एलिजाबेथ को भेजा था एज एन एपोलॉजी फॉर व्हाट ही डिड। नाउ यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कि एलिजाबेथ की मॉम फीबी के ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम। जो औरत इतने सालों तक अपनी फैमिली के लिए इतना मेहनत कर रही थी, उसे अचानक से पता चलता है कि जिंदगी भर जो वो सोची थी कि उसकी हस्बैंड का डेथ हो चुका है, अचानक से उसे पता चलता है दैट हर हस्बैंड हैज बिट्रेड हर
एंड लेटर में ये भी लिखा था कि उसने एक नई लाइफ शुरू की है एंड अभी वो कैलिफोर्निया में रहता है। लेकिन फीबी जो इतना सफर की थी थ्रू आउट हर होल लाइफ टू रेज दिस चिल्ड्रन, एंड नाउ शी गेट टू नो दैट हर हस्बैंड वाज अलाइव ऑल दिस टाइम एंड डिड नथिंग फॉर हिज फैमिली। वो कैसे ऐसे इंसान को माफ करती। सो शी मूव्ड ऑन, बट एलिजाबेथ ने उसके फादर को माफ कर दिया था। And one day, through letters, Elizabeth asked money from Cleo, and Cleo भेजता भी है। And उसी पैसों से एलिजाबेथ 18 साल की उम्र में अपने फैमिली को छोड़ के अपने डैड के पास कैलिफोर्निया चली जाती है। बट एलिजाबेथ और उसके डैड के बीच ज़्यादा बनती नहीं है। सो इन जनवरी 1943, एलिजाबेथ उसके डैड के घर से निकल जाती है। From that onwards, Elizabeth was totally on her own. उस वक्त यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था। सो एट दैट पॉइंट एलिजाबेथ को लकीली एक आर्मी कैंप में जॉब मिलती है। एंड क्योंकि एलिजाबेथ एक काफी सुंदर लड़की थी, सो ड्यूरिंग दिस टाइम उस कैंप में शी वाज आल्सो वोटेड एज द कैंप क्यूटी, जो कि एज नेम सजेस्टेड वाज ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट। एलिजाबेथ अपनी उस वक्त के बॉयफ्रेंड, जो कि एक यूएस आर्मी सर्जन था, उसके साथ रहती थी लॉम्फोक नाम के एक जगह में, जो कि कैंप से काफी सामने था। बट बिकॉज हर बॉयफ्रेंड यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज हर, शी लेफ्ट हिम इन द मिड ऑफ 1943 एंड मूव टू सेंटा बारबरा, जहाँ पे कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए अरेस्ट किया गया। एंड अनदर रीजन वाज शी वाज अंडर एज फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज यूएस में द लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग इज 21 years old। बट क्योंकि वो जुवेनाइल थी यूएस लॉ के हिसाब से, सो शी वाज नॉट इन द जेल। और पुलिस ऑथोरिटीज एलिजाबेथ को उसके फैमिली के पास मैसाचुसेट्स भेज देती है। बट एलिजाबेथ मैसाचुसेट्स ना जाके शी वेंट टू फ्लोरिडा, एंड कभी कभी शी यूज्ड टू विजिट हर फैमिली नियर बॉस्टन बिकॉज शी हैड डिफरेंट गोल्स एंड शी वांटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली। While she was living an independent life and working in different jobs in Florida to survive, Elizabeth एक आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर मैथ्यू माइकल गॉर्डन जूनियर से मिलती है। गॉर्डन और एलिजाबेथ के बीच प्यार काफी जल्दी बढ़ने लगा and they both were deeply in love. एलिजाबेथ की जिंदगी में after a long time something good was happening. जब गॉर्डन वॉर के दौरान इंडिया में जख्मी हुआ था and was recovering, गॉर्डन ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया एंड फॉर एलिजाबेथ इट वाज ए इंस्टेंट यस। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले ही 10 अगस्त 1947 में गॉर्डन की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। एलिजाबेथ वाज क्रश्ड इनटू डस्ट। एलिजाबेथ की जिंदगी बचपन से ही काफी स्ट्रगलिंग भरा था एंड उसके साथ साथ शी वाज ग्रोन विदाउट ए फादर फिगर। एंड जब ही एलिजाबेथ की जिंदगी में एक अच्छा चीज हो ही रहा था, विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ टाइम शी लॉस्ट एवरीथिंग। इट वाज सच अ डेवास्टेटिंग मोमेंट फॉर एलिजाबेथ, बट शी कांट स्टॉप हियर एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन। सो इन जुलाई 1946 एलिजाबेथ लॉस एंजलिस शिफ्ट होती है और वहां एलिजाबेथ उसकी एक्स बॉयफ्रेंड जोसेफ फिकलिंग से मिलती है एंड कुछ दिन उसके साथ ही रहती है until he went off to different state। उसके बाद एलिजाबेथ कभी एक जगह में स्टे नहीं करती थी। कभी वो किसी दोस्त के घर रहती थी और एल्स कभी वो किसी मोटल्स में रहती थी। And to survive, she used to work as an waitress at that time. According to some articles, she wanted to be an actress. Even though she didn't have any skills on acting, she wanted to become a film star. And maybe that's the reason she later on rented a room behind the Florentine Garden nightclub, which was in Hollywood Boulevard, ताकि एलिजाबेथ की कॉन्टैक्ट्स बने and she can at least get a chance to be in a movie। हालांकि एलिजाबेथ के पर्सनैलिटी के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन एज पर सोर्स इट इज नोन दैट एलिजाबेथ अपने एडल्टहुड में कभी ड्रिंक या फिर स्मोकिंग नहीं करती थी, इवन दो शी वाज अरेस्टेड फॉर ड्रिंक एंड ड्राइविंग व्हाइल शी वाज इन हर टीनेजर्स। और एक चीज ये भी बताया जाता है कि एलिजाबेथ काफी आउटगोइंग लड़की थी एंड शी वाज ए डिसेंट पर्सनैलिटी। ऑन जनवरी 9, 1947 एलिजाबेथ सैन डिएगो के एक ट्रिप से अपने घर लॉस एंजलिस वापस आती है अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट मैनली के साथ, जो कि एक 25 साल का एक मैरिड सेल्समैन था जिसको एलिजाबेथ रिसेंटली कुछ समय पहले से ही डेट कर रही थी। एलिजाबेथ को उस वक्त अपनी सिस्टर से मिलना था, सो मैनली उसे
एक बिल्टमोर होटल में ड्रॉप करता है जहां वो अपनी सिस्टर से मिलने वाली थी। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम एलिजाबेथ वाज सीन अलाइव। January 15, 1947 वर्ल्ड वॉर 2 वाज एंडेड एंड लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आने लगे। लेमर्ट पार्क में रहने वाली बेटी बर्सिंगर हर रोज की तरह अपनी 3 साल की बेटी के साथ सुबह 10 बजे के आसपास घर से एक वॉक के लिए निकलती है। लिम्बर्ट पार्क एक काफी अंडर डेवलप्ड जगह था। उस वक्त लोग वहां बस रहना ही शुरू किए थे, सो ज्यादातर जगह दूर दूर तक ओपन फील्ड थी। चलते चलते बेटी को एक रास्ते के साइड में कुछ दिखता है। बेटी को क्यूरियोसिटी होती है और वो उस चीज के तरफ जाने लगती है। दूर से बेटी को लगता है कि शायद कोई मैनीक्वीन है जो वहां पड़ा हुआ है, बट जब वो और पास जाती है तो बेटी को अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है। बेटी के पैर से लेके सर तक ठंडी पड़ जाती है। बेटी को वहां पे एक औरत की लाश दिखती है जिसको 2 टुकड़ों में काट के फेंका गया था। वो इतनी सफेद हो गई थी मानो उस लाश में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। Maybe that's why बेटी thought it was a mannequin at first। लाश की शक्ल को ऐसे करके काटा गया था like someone wanted to make that face smiling। शायद ही बेटी को पता था that she was witnessing one of the most popular case in US history, the unsolved mystery case of the Black Dahlia। कुछ ही समय के अंदर पुलिस वहां पे आ पहुंचती है। लाश के पास 2 सीमेंट्स बैग पड़े हुए थे एंड पुलिस के तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि मे बी उसी सीमेंट बैग में डाल के उस लाश को लाया गया था। कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये लाश किसकी थी और कहां से आई थी, बट लेटर ऑन लाश के फिंगरप्रिंट से ये पता चलता है कि ये लाश एलिजाबेथ शॉर्ट्स की है। एलिजाबेथ की लाश में काफी सारे कट्स थे, मोस्टली ऑन हर ब्रेस्ट एंड थाइस। पुलिस के अनुसार एलिजाबेथ के लेफ्ट थाई में ठीक उसके घुटने के ऊपर एक रोज की टैटू भी थी जिसको किलर ने काट के एलिजाबेथ के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि एलिजाबेथ की मौत करीब करीब 10 घंटे पहले हुई होगी एंड क्योंकि एलिजाबेथ के लाश के आसपास एक बूंद खून भी नहीं मिला था, सो इससे ये अनुमान लगाया गया था कि एलिजाबेथ की कत्ल यहाँ नहीं हुई थी। एलिजाबेथ की बॉडी को जब पुलिस एग्जामिन कर रही थी तब एलिजाबेथ के रिस्ट में और एंकल्स में मार्क्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उसकी मौत से पहले एलिजाबेथ को रस्सी से बांध के टॉर्चर किया गया था और एलिजाबेथ के सिर में भी काफी ज्यादा चोट मिलती है जिसके कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद एलिजाबेथ की हत्या उस चोट के कारण हुई होगी। ये भी पता लगता है कि एलिजाबेथ के खून से पहले उसकी रेप भी की गई थी, बट उसके प्राइवेट एरिया में कोई स्पर्म का सैंपल नहीं मिलता है, ना ही किसी के फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं बिकॉज किलर काफी शातिर था। किलर ने एलिजाबेथ के बॉडी को वहां फेंकने से पहले अच्छी तरह वॉश किया था जिसके कारण पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था क्योंकि एलिजाबेथ के बॉडी में कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। बट पुलिस को ये सब तो पता था, लेकिन क्योंकि बॉडी में एक भी फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई एविडेंस नहीं मिले थे उससे ये पता नहीं लगाया जा पा रहा था कि एलिजाबेथ को किसने मारा था। जैसे कि हर पॉपुलर केस की तरह ये केस भी मीडिया के वजह से हाईलाइट हो गया था जिसके कारण लोगों के बीच तरह तरह के रूमर्स फैलने लगे। एलिजाबेथ शॉर्ट्स की मर्डर को कोई प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ने लगा और कोई एलिजाबेथ को ही प्रोस्टिट्यूट बताने लगा और कोई तो एलिजाबेथ को लेस्बियन भी बोलने लगा। ये सब से अनजान एलिजाबेथ की मॉम फीबी को एक लॉस एंजलिस एग्जामिनर के न्यूज रिपोर्टर कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि एलिजाबेथ की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत हुई है, जस्ट टू गेट ऑल द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट एलिजाबेथ। जब उस रिपोर्टर को सब कुछ पता चल जाता है, रिपोर्टर फीबी को इन्फॉर्म करता है कि उसकी डॉटर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीती है बल्कि शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड एंड उसकी बॉडी एक सड़क के किनारे मिली है। ड्यूरिंग दोज डेज मीडिया अपने आर्टिकल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने आर्टिकल में पॉपुलर मर्डर मिस्ट्री केस को अलग अलग नाम देती थी जिससे रीडर्स के अंदर इंटरेस्ट जगे और वो न्यूज़पेपर खरीद के वो आर्टिकल पढ़े। एंड दिस वाज ऑलरेडी क्लेम्ड एज वन ऑफ द मर्डर इन हॉलीवुड। एंड क्योंकि एलिजाबेथ शॉर्ट ज्यादातर समय ब्लैक आउटफिट पहनती थी, शी वॉज गिवन द निकनेम ऑफ द ब्लैक डालिया। कुछ थ्योरीज ये भी बताता है कि ये नाम उस वक्त एक पॉपुलर हॉलीवुड मूवी द ब्लू डालिया से लिया गया था
इस केस को इतना पॉपुलैरिटी मिलने के कारण लगभग 500 से ज्यादा लोग केम टू द पुलिस स्टेशन क्लेमिंग टू किल द ब्लैक डालिया। बट किसी का डिस्क्रिप्शन ऑफ किलिंग पुलिस के एक्चुअल एविडेंस एंड सिनेरियो से मैच ही नहीं कर रहा था। सैडली दिस पैथेटिक पीपल जस्ट केम टू गेन फेम फ्रॉम दिस केस। Even though Elizabeth always wanted to be famous, but sadly, her murder was the only fame that she got from the people and the media. एलिजाबेथ की बॉडी मिलने के कुछ दिनों में ही पुलिस रॉबर्ट मैनली को सस्पेक्ट करती है because he was the last person to saw Elizabeth 6 days before her death. According to Manley, he met Elizabeth in 1946 and वहाँ से वो दोनों की रिलेशन शुरू होती है। एंड लेटर ऑन इन 1947 में एलिजाबेथ को अपनी हॉलीडेज के बाद कहीं रहना था। तब एलिजाबेथ मैनली से कांटेक्ट करती है टू पिक हर अप। मैनली एंड एलिजाबेथ देन एक होटल में रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मैनली ही डिडंट स्लीप विद हर। मैनली लेटर ऑन एलिजाबेथ को बिल्टमोर होटल में ड्रॉप करता है एंड दिस वाज द लास्ट टाइम ही सॉ एलिजाबेथ। पुलिस के तरफ से मैनली को काफी इंटरोगेट किया गया एंड लेटर ऑन उसकी पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुई, जहां मैनली पास भी कर जाता है। लेटर ऑन मैनली को नार्कोटिक टेस्ट भी किया गया था, बट उसमें भी वो पास कर जाता है। एंड इन 9 जनवरी 1986 रॉबर्ट मैनली की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में। इट वाज द सेम डेट व्हेन मैनली लास्ट टाइम सॉ एलिजाबेथ। वाज इट अ कोइंसिडेंस? वी नेवर नो। अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज, जिसके वजह से ही यूज्ड टू टेक a certain type of medicine which usually makes people speak truth, but even after taking the medicines he still used to say that he was innocent and he didn't kill Elizabeth. January 21, 1947. एलिजाबेथ के बॉडी मिलने के कुछ ही दिनों बाद लॉस एंजलिस एग्जामिनर के एडिटर को एक अननोन कॉल आता है जो क्लेम करता है कि ही किल्ड एलिजाबेथ। एंड वो अनजान इंसान उस एडिटर को ये भी इन्फॉर्म करता है कि उसने एक पार्सल भी भेजा है जिसमें एलिजाबेथ की बिलोंगिंग्स है एंड कुछ सुवेनियर्स है। उस पैकेज में कुछ लेटर्स मिलते हैं जो न्यूज़पेपर कट से बनाया गया था और फोटोज थे एंड एक एड्रेस बुक भी मिलता है जो किसी मार्क हैंसन नाम के एक इंसान के थे। बट ये सारे एविडेंस में से एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं because everything was washed by petroleum to remove the fingerprints. इससे पता लगता है that the person was very aware of what he was doing. But इतने सारे एविडेंस और कॉल्स के बाद भी पुलिस के पास कुछ लीड्स नहीं था because पुलिस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था कि ये कौन सा इंसान है जिसने एलिजाबेथ का खून किया था। हालांकि इस केस में बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे एंड थ्योरीज भी थी, बट लेट्स टॉक अबाउट the main top 3 suspects of this case. मार्क हैंसन, जो पार्सल लॉस एंजलिस एग्जामिनर के एडिटर को मिला था, उसमें मार्क हैंसन नाम का एक व्यक्ति का एड्रेस बुक मिला था। कुछ छानबीन के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो एड्रेस बुक थी ये हैंसन खुद यूज नहीं किया था, बल्कि एलिजाबेथ खुद इस बुक को यूज करती थी, जो सारा शक मार्क हैंसन के ऊपर डाल रहा था। मार्क हैंसन, जो कि एक नाइट क्लब ओनर था, उसकी काफी कॉन्टैक्ट्स थे हॉलीवुड में एंड रिसर्च से ये पता लगता है कि मार्क हैंसन की गर्लफ्रेंड एन टूथ एलिजाबेथ के साथ हैंसन के एक घर में एक रूम शेयर करती थी जो हैंसन के नाइट क्लब से कुछ ही दूरी में था। कुछ आर्टिकल्स का ये भी मानना है कि मार्क हैंसन एक वोमनाइजर था और वो ज्यादातर समय शॉर्ट रिलेशनशिप में रहना पसंद करता था जस्ट फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। एंड पास्ट में उसके घर में काफी सारे हॉलीवुड एक्ट्रेस भी रहती थी और उसके कॉन्टैक्ट्स भी लॉस एंजलिस गैंगस्टर्स के साथ भी था। और क्योंकि मार्क हैंसन एक पैसा वाला था, ये भी माना जाता है कि उसके हाथ में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट भी थी। उसके नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग थे लॉस एंजलिस में कि वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। और एक सबूत पुलिस के पास ये भी मिला था, एलिजाबेथ के मरने के कुछ ही दिन पहले ऑलमोस्ट ऑन 8 और 9 जनवरी एलिजाबेथ खुद हैंसन को कॉल करती है, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि शायद हैंसन भी खूनी हो सकता है। बट ये सारे एविडेंस कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाए कि हैंसन ने एलिजाबेथ का खून किया था। कोर्ट का ये मानना था कि ये सारे एविडेंस एलिजाबेथ के मर्डर से कोई कनेक्शन ही नहीं रखता है,
तो हैंसन को कभी भी अरेस्ट किया नहीं गया था। एंड लेटर ऑन इन 1964 हैंसन की नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हो जाती है। सस्पेक्ट नंबर 2, लेस्ली डिलॉन। सारे सस्पेक्ट में से ये सस्पेक्ट काफी इंटरेस्टिंग था। लेस्ली एक एस्पायरिंग राइटर था जो खुद इस केस से काफी फैसिनेटेड था, जिस कारण वो खुद एलएपीडी को लेटर भेजता है, जहां में लेस्ली डिलॉन की बात एक साइकेट्रिस्ट से होता है जिसका नाम डॉक्टर डी रिवर था। डॉक्टर डी रिवर को लेस्ली के फैसिनेशन से काफी ऑड फील होती है। एज पर डी रिवर, लेस्ली ने डी रिवर को लेटर में मर्डर की डिटेल्स के बारे में बताया था कि कैसे एलिजाबेथ शॉर्ट्स की मर्डर हुई होगी। लेस्ली अपने लेटर में ये भी बताता है कि उसे इस टाइप की चीजों में काफी इंटरेस्ट है और वो ये भी सोच रहा है कि वो इस केस के बारे में एक बुक भी पब्लिश करे। लेस्ली के हिसाब से एलिजाबेथ का खून किसी और ने नहीं, उसके दोस्त जेफ कॉर्नर ने किया था। बट डॉक्टर डी रिवर को लगता है कि शायद लेस्ली को कोई स्प्लिट पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है और जेफ कॉर्नर इज द ऑल्टर ईगो ऑफ लेस्ली हु किल्ड एलिजाबेथ। इसी कारण डॉक्टर डी रिवर लेस्ली को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेस्ली एंड डॉक्टर डी रिवर दोनों लास वेगास में मिलते हैं, बट 2-3 डेज मीटिंग के बाद वो दोनों कैलिफोर्निया जाते हैं जेफ कॉर्नर को ढूंढने के लिए। बट उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। बट बाद में पुलिस को ये पता लगता है कि जेफ कॉर्नर सच्ची में कोई इंसान है जो एलिजाबेथ के मौत के दौरान एलए में ही मौजूद था और वो कोलंबिया स्टूडियो में काम करता था जहां एलिजाबेथ का रोज का जाना आना था और उसका नाम अर्टाई लेन था। And I am pretty much sure कि I am pronouncing it wrong, but please bear with me. But ना ही लेन और डिलॉन के खिलाफ कोई सबूत मिलता है। इनफैक्ट डिलॉन एलिजाबेथ के मौत के वक्त लॉस एंजलिस में था ही नहीं। But some theories throughout the years suggested that Dillon was Elizabeth's boyfriend and he was involved in a gangster robbery, जो किसी तरह एलिजाबेथ को पता चल जाता है। And that's why he had to kill Elizabeth. कुछ रिसर्च के अनुसार ये भी पता लगता है कि डिलॉन पास्ट में मार्क हसन के लिए भी काम किया था। ब्लैक डालिया रेड रोज बुक की ऑथर प्यू इटविल के हिसाब से मार्क हसन, जेफ कॉर्नर एंड लेस्ली डिलॉन ने एक साथ मिल के एलिजाबेथ शॉर्ट का एस्टर मोटल में खून किया था, बिकॉज ऑल ऑफ देम वॉज इन्वॉल्व इन द रॉबरी, जो एलिजाबेथ को किसी तरह पता चल गया था। इटवेल की रिसर्च के हिसाब से ये मालूम चलता है कि एलिजाबेथ के मौत से पहले डिलॉन, हैंसन एंड कॉर्नर एस्टर मोटल में ठहरे थे और बहुत सारे आई विटनेस भी जिन्होंने ठीक डिलॉन के तरह और मार्क हसन के तरह लोगों को एस्टर होटल के सामने देखा था और उनके साथ एक डार्क हेयर्ड औरत को भी देखा था। एस्टर मोटल के ओनर भी ये बताते हैं कि एलिजाबेथ की डेथ के कुछ दिनों पहले ऐसे ही मार्क हैंसन जैसे दिखने वाले एक इंसान और डिलॉन जैसे दिखने वाले एक इंसान और जेफ कॉर्नर जैसे दिखने वाले एक इंसान एक डार्क हेयर्ड वुमन के साथ एक रूम में ठहरा था। वो चारों जब उस रूम से चली जाती हैं तब उस मोटल का ओनर जब उस रूम को साफ करने जाता है उस रूम में काफी सारा खून दिखता है और कुछ फेकल मैटर्स भी दिखते हैं। बट वो ओनर उस वक्त पुलिस को बुलाता नहीं है बिकॉज ही डिडंट वांटेड एनी ट्रबल in his business, but nothing was proved in the court because of the lack of evidence, and that's the reason इनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाता है। Throughout the time ऐसे बहुत सारे सस्पेक्ट्स आते हैं और कोई भी प्रूफ नहीं कर पाता है कि एलिजाबेथ को किसने मारा था। साल दर साल बीतती जाती है एंड केस ठंडा पड़ने लगता है। बीच बीच में थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन आते रहते हैं, बट पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि किसने एलिजाबेथ को मारा था। एंड इवेंचुअली द केस वाज क्लोज्ड। सस्पेक्ट नंबर 3, जॉर्ज होडल। नाउ दिस सस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मी ये सारे सस्पेक्ट्स में से काफी क्लोज आता है एलिजाबेथ के डेथ से रिलेटेड, क्योंकि ये सस्पेक्ट एक डॉक्टर था और पुलिस के हिसाब से एलिजाबेथ को जैसे डिसमेंबर किया गया था वो कोई डॉक्टर ही कर सकता था। एंड जॉर्ज होडल एक डॉक्टर था और अर्ली टाइम्स में एक सर्जन भी था। ईयर 1999 स्टीव होडल जो कि एक फॉर्मर एलएपीडी रिटायर्ड डिटेक्टिव थे, उनके डैड डॉक्टर होडल के डेथ के बाद उनके हाफ सिस्टर से कॉल आती है। कॉल पे स्टीव को ये पता चलता है कि उसके डैड डॉक्टर जॉर्ज होडल was one of the main suspect
of the Black Dahlia murder case. Steve इस बात को हजम नहीं कर पाता है, and because he was a LAPD detective for so many years, he had to know the truth of his dad. One of the reasons of suspecting his father was that according to Steve, he was a surgeon on his early days. As I said before, according to Steve's research, his father was in a relationship with Elizabeth Shorts. जब स्टीव को उसके फादर्स की बिलोंगिंग्स मिलती है तो स्टीव को 2 लेडी की फोटोज मिलती है जो एकदम एलिजाबेथ शॉर्ट की जैसी लगती है, बट बाद में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिखाया जाता है वो 2 फोटोज ऑन 2004 वो 85% एलिजाबेथ शॉर्ट्स की फोटोज नहीं थी। बट आफ्टर फ्यू इयर्स इन 2014 जब ये सेम फोटो एक अलग एक्सपर्ट को दिखाया जाता है तो पता लगता है कि ये फोटोज 95% एलिजाबेथ से मिलती है। स्टीव क्योंकि एक काफी एक्सपीरियंस डिटेक्टिव था, इस सच्चाई को जानने के लिए स्टीव और अंदर तक जाते हैं, और क्योंकि वो एक एक्सपर्ट था तो स्टीव को ब्लैक डालिया केस के कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हाथ लगते हैं। पहले स्टीव को कुछ हैंड रिटन लेटर्स मिलते हैं जो उस टाइम एक अननोन पर्सन जो ब्लैक डालिया का मर्डरर क्लेम करता था खुद को, वो पुलिस और प्रेस को भेजता था। अकॉर्डिंग टू स्टीव वो लेटर्स के हैंडराइटिंग स्टीव के डैड के हैंडराइटिंग से काफी ज्यादा मैच हो रहे थे। ये सारे कॉन्फिडेंशियल एविडेंस के साथ स्टीव को और एक चीज मिलती है जो इस केस में एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है, दैट डॉक्टर जॉर्ज होडल was the main criminal of this whole murder mystery. स्टीव को एक रिकॉर्डिंग हाथ आती है जो आज तक कभी भी दुनिया के सामने नहीं आई थी। ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर जॉर्ज होडल के घर से रिकॉर्ड की गई थी। अकॉर्डिंग टू स्टीव, LAPD पुलिस डिपार्टमेंट डॉक्टर जॉर्ज होडल को अपने सस्पेक्ट लिस्ट में 1949 में डाला था, बट क्योंकि डॉक्टर होडल वॉज ए वेरी रिच पावरफुल मैन एट दैट टाइम, पुलिस डायरेक्टली उन्हें चार्ज नहीं कर सकता था। So the police decided to put voice recording device in his house without his consent, in a hope that they will get any or at least some evidence. स्टीव को बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, राइट? लेकिन उसमें से 19 फरवरी का जो रिकॉर्डिंग था और 1950 उसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग पाया गया था। रिकॉर्डिंग में पहले एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनाई देता है कि होडल किसी के साथ फोन में बात कर रहा है, where he says, "Realize there was nothing I could do. Put a pillow over her head and cover her with a blanket. Get a taxi. Expired 12:59. They thought there was something fishy. Anyway, they may have figured it out, killed her. Supposing I did kill the Black Dahlia, they couldn't prove it now. They can't talk to my secretary anymore because she's dead." यहाँ पे clearly डॉक्टर होडल कुछ कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, but as I said, he clearly told he killed the Black Dahlia and his secretary. और बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी रिवील हुई थी जो डायरेक्टली किसी को मारने की तरफ इशारा कर रहा था, बट ना ही उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग सामने आई थी दुनिया के, ना ही डॉक्टर जॉर्ज होडल का नाम। स्टीव के रिसर्च में यह भी मिलता है कि डॉक्टर होडल ठीक एलिजाबेथ के डेथ के कुछ ही दिन पहले होडल ने 2 सीमेंट बैग्स खरीदे थे जो बिल्कुल एलिजाबेथ के कटी हुई लाश के आसपास मिली बैग की तरह थी। बट अकॉर्डिंग टू स्टीव ये सारे एविडेंस दुनिया के सामने से इसलिए छुपाए गए थे एंड डॉक्टर होडल को अरेस्ट नहीं किया गया था क्योंकि होडल एक काफी बड़े नामचीन लोगों में से एक था एंड मे बी होडल ने उस वक्त अपने पैसों के दम से खुद को बचाए रखा था। स्टीव होडल जो कि डॉक्टर जॉर्ज होडल का अपना बेटा है, वो खुद मानता है डॉक्टर जॉर्ज होडल ने ही एलिजाबेथ का खून किया था। बट वी नेवर नो हु वाज द रियल किलर ऑफ ब्लैक डालिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई ओपिनियंस देनी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप अभी तक बने रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन